हाँ जी, सो गुड मॉर्निंग। लेट अस स्टार्ट विद अवर क्लास। पिछला चैप्टर हो गया हमारा कंप्लीट सबका। सो टुडे विल बी स्टार्टिंग विद द इजी चैप्टर एंड इंपॉर्टेंट चैप्टर बेटा। दिस इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। जो हम शुरू करने जा रहे हैं आज वो चैप्टर ये आ रहा है। चैप्टर का नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो नीड क्या आई चैप्टर की? अल्टीमेटली चैप्टर है काफी आसान, पेपर के पॉइंट्स है, बस कुछ कंसेप्ट है जो हम डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट आपके लिए चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा। फर्स्ट इज वी हैव टू अंडरस्टैंड कि नीड क्या है, देन हम अंडरस्टैंड समझेंगे इस चैप्टर के अंदर उसने बात करी कैश फ्लो और फिर एक स्टेटमेंट वर्ड, तो इसे हिस्सों में बांट दिया कैश फ्लोज एंड स्टेटमेंट करके। तो अर्लियर व्हाट हैपेंड दैट देयर वाज अ कंपनी कॉल्ड डाउलाइस आयरन कंपनी। तो बिकॉज ऑफ द रिसेशन वहां पे उस कंपनी को प्रॉब्लम क्या है कि उनके पास ह्यूज प्रॉफिट्स तो हुए उनके पीएनएल अकाउंट में बेटा। तो प्रॉफिट्स तो बहुत ज्यादा हुए, तो डायरेक्टर्स मैंने सोचा चलो हम डिविडेंड देते हैं अपने शेयर होल्डर, बहुत ज्यादा ह्यूज प्रॉफिट्स इन दी बैलेंस जो पीएनएल में आए। बट जब वो डिविडेंड देना चाहते थे तो प्रॉफिट तो है, बट सर आपके पास कैश भी तो होना चाहिए। अब उनके पास कैश नहीं था, तो वहां से कि नीड निकलने को आई कि अल्टीमेटली जो पीएनएल अकाउंट बन रहा है वो एक्रूवल बेसिस बन रहा है, वो प्रॉफिटेबिलिटी तो बता रहा है पर कितना कैश मेरे पास पड़ा है वो ये नहीं बता रहा। तो नीड बननी शुरू हुई। तो इनिशियली आपका सीजन हुई कंपैरेटिव्स, उसे नाम देने शुरू करे, फंड फ्लो स्टेटमेंट करके एक चीज आई, वो धीरे धीरे आपके पास अब उसे स्ट्रीमलाइन करते करते अब वो चीज एक बन के आ गई हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो अल्टीमेटली हमें बता रही है कि इवन दो आपके पीएनएल में प्रॉफिट है बट अल्टीमेटली हमें कैश का फ्लो देखना है, कितना कैश आया बिजनेस में पूरे साल में, कितना कैश गया। तो हमने बेसिकली उसके रिस्पेक्ट में एक स्टेटमेंट बनाने की बात करी। इसके लिए एक गवर्निंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है बेटा एएस नंबर 3। हमारे पास सिलेबस में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी है, तो उसमें एक एएस 3 भी आपके पास आता है जो कि एक्चुअली ये पूरे के पूरे चैप्टर में ही कवर हो जाता है, तो हमें अलग से स्टैंडर्ड नहीं करना पड़ता। सो जो भी स्टैंडर्ड ओरिएंटेड भी हमारे क्वेश्चंस है वो सारे इसके अंदर ही कवर हो जाते हैं, तो अलग से कोई सेपरेट नहीं करना पड़ेगा स्टैंडर्ड में टॉपिक। ये चैप्टर अल्टीमेटली वही है। नाउ सबसे पहले हमारे पास चीज आती है कि जो यहां ये कैश का मतलब आ रहा है बेटा, यहां पे हम किस चीज की स्टेटमेंट बनाने जा रहे हैं? कैश फ्लोज की। तो सबसे पहले मैंने समझा व्हाट एग्जैक्टली इज कैश। तो यहां पे जो कैश का मतलब है दैट इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश का मतलब क्या है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश नॉट ओनली मींस जो नगद कैश पड़ा है, कैश का मतलब है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जो कैश है और जो कैश जैसा है। अब इसमें क्या क्या चीजें ली जाती है बेटा? एक लिया जाता है कैश, एक लिया जाता है बैंक, एक्सक्लूडिंग बैंक ओवरड्राफ्ट, ओडी को नहीं लेते हम अपने पास, और थर्ड हम लेते हैं मार्केटेबल सिक्योरिटीज विच इज योर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये इफेक्टिवली है कैश इक्विवेलेंट। सो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के फ्लोज की हम स्टेटमेंट बनाएंगे। नाम चाहे कैश फ्लो स्टेटमेंट है बट हम किसकी स्टेटमेंट बनाएंगे? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की। हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या आता है? नगद जो पड़ा है, बैंक में जो पैसा पड़ा है, और कैश इक्विवेलेंट में आता है मार्केटेबल सिक्योरिटीज। ये होती है ऐसी सिक्योरिटीज, ऐसी इन्वेस्टमेंट्स, ऐसी सिक्योरिटी में जिनका मेच्योरिटी पीरियड अप टू 3 मंथ्स है। मतलब हमने इफेक्टिवली ऐसी जगहों में पैसा लगाया हुआ है जो कल को रिलायजेबल 3 महीने के अंदर फिर से कन्वर्ट हो जाएगा। ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, ये ऐसी हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स है जो आपके पास इजिली कन्वर्टेबल इनटू कैश है। हम क्या करेंगे? हमारी स्टेटमेंट इनके फ्लोज के बारे में बताएगी। हमारी स्टेटमेंट इनके फ्लोज के बारे में बताएगी। तो सबसे पहले जो हमने बात करी, हमने अपने पास कहा कि टर्म कैश क्या है? कैश का मतलब है कैश इन हैंड, डिमांड डिपॉजिट विद बैंक, बेसिकली कैश और बैंक। और कैश इक्विवेलेंट क्या होता है? कैश इक्विवेलेंट होता है बेटा शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स जो रेडिली कन्वर्टेबल इनटू कैश है, ठीक है ना, जिनका हम जनरली बोलते हैं जिनका मेच्योरिटी पीरियड जो होता है अप टू 3 मंथ्स होता है। और इसके अंदर एग्जांपल कुछ आगे जैसे ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, कमर्शियल बिल, कॉल मनी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ठीक है ना। सो हमारी जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है अल्टीमेटली इनके बारे में बताएगी। तो अगर हम कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में बेसिकली बात करें, हमारी स्टेटमेंट इनके कैश और कैश इक्विवेलेंट के फ्लोज के बारे में बताएगी। फ्लो का मतलब क्या है? कहां कहां से फ्लो का मतलब अब मैं बात करने जा रहा हूं। फ्लो का मतलब है इनफ्लो एंड आउटफ्लो। फ्लो का मतलब है इनफ्लो एंड आउटफ्लो। इनफ्लो का मतलब हुआ ये जो कैश और कैश इक्विवेलेंट की चीजें हैं ये कहां कहां से बिजनेस में आई
और कहां कहां गई। बेसिकली हम यहां पे इस कैश और कैश इक्विवेलेंट के बारे में बात करने जा रहे हैं कि इनका फ्लो कैसे हो रहा है। फ्लो में क्या हो सकता है, या आएगा पैसा या जाएगा। तो ये तीनों चीजें कहां कहां से बिजनेस में आई और ये तीनों चीजें कहां कहां गई, दैट इज योर, जब मैं इसे स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर दूंगा तो बन जाएगी कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो हमारे पास जो डेफिनेशन दे रखी है वो यही है, इट इज एन एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू द यूजर्स ऑफ अकाउंट्स इन द फॉर्म ऑफ अ स्टेटमेंट which reflect the various sources from where the cash was generated, that is inflow of cash by an enterprise during the period and how these were utilized। तो कहां से पैसा आया, कहां पैसा गया, इनफ्लो एंड आउटफ्लो। वैसे एक चीज कहा जाती है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिस्पेक्ट टू 1% कंपनी, एक अमेंडमेंट आई थी छोटी सी कंपनी एक्ट में, स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी, अगर वो प्राइवेट कंपनी एक स्टार्टअप है तो उनको जरूरत नहीं है कैश फ्लो की। इट्स अ स्मॉल थ्योरेटिकल एक अमेंडमेंट छोटी सी थी कि इनको जरूरत नहीं है, स्मॉल कंपनी, 1% कंपनी, डोरमेंट कंपनी एंड ऐसी प्राइवेट कंपनी जो न्यूली ओपन है, स्टार्टअप है, उनको कैश फ्लो बनाना कंपल्शन नहीं है। बना दो कोई दिक्कत नहीं, पर कंपल्शन नहीं है, लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है ना। मैंने कहा जैसे कैश फ्लोज, कैश फ्लोज का मतलब क्या है, कैश फ्लोज का मतलब है इनफ्लो एंड दी आउटफ्लो। किस चीज का बेटा, कैश और कैश इक्विवेलेंट का। तो इनफ्लो का मतलब है जहां पे पैसा आ रहा है और आउटफ्लो का मतलब है जहां पैसा जाएगा हमारी जेब से। अब अगर मैं सिंपली सी बात करूं, इस चैप्टर में हम करने क्या जा रहे हैं, हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के इनफ्लो और आउटफ्लो के एक स्टेटमेंट बनाएंगे। वो अल्टीमेटली कुछ नहीं है, वो अल्टीमेटली एक कैश और कैश इक्विवेलेंट का अकाउंट है जिसे मैं स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर दूंगा बेटा। कैश और कैश इक्विवेलेंट का अकाउंट है जिसे हम स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर देंगे। तो अगर ये बात मेरी समझ आ जाएगी जितनी जल्दी, उतना हमारे लिए आसान है। आप कैश एंड बैंक अकाउंट तो बचपन से अपने पास +1 से जब से सीखी अकाउंटिंग तब से बनाते आ रहे, सिंगल एंट्री के चैप्टर में बनाते थे। कैश एंड बैंक अकाउंट में डेबिट साइड में रिसीट्स, क्रेडिट साइड में सारी पेमेंट। उस अकाउंट को हम स्टेटमेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अकाउंट। तो हमारे पास ये मैंने एक अकाउंट बनाया है, ये अल्टीमेटली कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अकाउंट है हमारा, ठीक है ना। इस अकाउंट को ही मैं किस में कन्वर्ट कर दूंगा बेटा, स्टेटमेंट में। तो वो स्टेटमेंट में बन जाएगा। अब इस अकाउंट की हेडिंग है कैश एंड बैंक अकाउंट पब्लिक कैश इक्विवेलेंट अकाउंट, मतलब ये कंबाइंड में बन रहा है। अब इसके अंदर अगर मैं सिंपली बोलूं क्या चीज आएगी, ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस क्या सिर्फ कैश का आएगा कि तीनों का आएगा, तीनों का है। एक्चुअली कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है ना, विच इज कैश बैंक कैश इक्विवेलेंट। क्लोजिंग है, कहां से ये आई, कहां ये गई। तो इफ आई से इनके इनफ्लोज और आउटफ्लोज जब डालने हैं मुझे, तो मैंने अगर बैंक में पैसा जमा कराया या मैंने बैंक से पैसा विड्रॉ किया या मैंने मार्केटेबल सिक्योरिटीज खरीदी या मार्केटेबल सिक्योरिटीज बेची, वो मूवमेंट इन्हीं के बीच में हुई, वो मूवमेंट इन्हीं के बीच में हुई, तो क्या वो इस कंबाइंड अकाउंट में आएगी, नहीं। अगर मैं कंबाइंड में कैश और बैंक अकाउंट बनाता हूं तो क्या मैंने बैंक में जब पैसा डाला और विड्रॉ किया डालूंगा, नो। इंडिविजुअली अगर बनाता हूं कैश और बैंक अलग अलग तो कॉन्ट्रा एंट्री है, कैश जमा कराया तो बैंक का बढ़ गया, कैश कम हो गया। पर अगर मैं कंबाइंड में बनाऊंगा तो वहां नहीं डालूंगा। इसीलिए हमारे पास यहां पे एक चीज लिख दी कि कौन सी ट्रांजेक्शन ऐसी है जो कैश फ्लो नहीं है। ऑब्वियसली वो ट्रांजेक्शन जो इनके बीच में ही आपस में हो रही है, मतलब एक कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का हिस्सा बढ़ा और एक कम हुआ, तो वो इफेक्टिवली इनफ्लो और आउटफ्लो थोड़ी ना हो जाएगी। तो आपके पास ट्रांजैक्शन जो मूवमेंट इन्हीं के बीच में हो रही है वो कैश फ्लो थोड़ी ना हुई। एग्जांपल के तौर पे कैश बैंक में जमा कराना, कैश बैंक से निकालना और खरीदना बेचना किसका, मार्केटेबल सिक्योरिटीज का। तो वो हमारे पास बेसिकली क्या, हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का इनफ्लो आउटफ्लो में कंसीडर नहीं होगा, क्योंकि मेरा अकाउंट जो है वो कंबाइंड में बनेगा बेटा, मेरा अकाउंट कंबाइंड में बनेगा, तो कंबाइंड में नहीं आएगा। अब हमारे अकाउंट में चलते हैं, हमारे को पैसा कहां से आ सकता है। हमने सबसे पहले बोला डेबिट में रिसीट्स है, क्रेडिट में पेमेंट है, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये तो ओपनिंग ही आ गया। ओपनिंग कितना पड़ा है हमारे पास। अब पैसा बिजनेस में कहां से आ सकता है। मैं कहता हूं कि मैंने जो कैश सेल करी वो पैसा सीधा आया, मैंने उधार में जो सेल करी थी उनमें जो डेटर से पैसा आया, तो मेरे पास पैसा आ रहा है डेटर से आ रहा है, जो उधार में बेचा था उन्होंने जो कलेक्शन कराई, अब वो चाहे चेक दिया चाहे कैश दिया, क्योंकि अकाउंट तो कंबाइंड में। फिर जो कैश सेल्स करी वो आई, फिर कोई ट्रेड कमीशन रॉयल्टी आ रही है, या आपके पास पैसे आ गए, ठीक है।
ऐसे ही आपके, अगर मैं साथ साथ कुछ पेमेंट्स भी लेता चलूंगा, ऐसे ही पेमेंट्स में आपने नगद में गुड्स खरीदे, नगद का मतलब कैश परचेज करी, तो वो पैसा जेब से जा रहा है। आपने उधार पे जिनसे खरीदा था क्रेडिट पे, उनको जब पेमेंट करो तो क्रेडिटर्स टू कैश एंड बैंक आ जाएगा, वो आ गया। आपने जितने बिजनेस के खर्चे सबकी पेमेंट करी होगी, सैलरी, वेजेस, एडमिन खर्चे, सेलिंग एक्सपेंसेस, वो पैसा आपके पास से जा रहा है। आपने सरकार को अगर कोई टैक्स दिया, इनकम टैक्स, वो आपकी जेब से पैसा जा रहा है। तो हमारे पास पैसे आ रहे जा रहे हैं। देन अगर मैं बोलूं आपने फिक्स एसेट खरीदा, तो ऑब्वियसली पैसा जेब से गया। अगर फिक्स एसेट बेचा तो पैसा आया, तो टू फिक्स एसेट हो गया। जितने में खरीदा, जितने में बेचा, वो अमाउंट आएगा, ठीक है ना। फिर इन्वेस्टमेंट खरीदी तो इन्वेस्टमेंट टू बैंक एंट्री आ गई, इन्वेस्टमेंट बेची तो बैंक टू इन्वेस्टमेंट पैसा आ गया, रिसीट साइड पे हो गया। फिर इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर इनकम जनरेट होती है, हम इन्वेस्टमेंट चैप्टर में सीखते हैं। अगर मैंने इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट बॉन्ड्स, वेंचर, सिक्योरिटीज में करी थी तो इंटरेस्ट आ रहा होगा। अगर मैंने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे होंगे तो डिविडेंड आ रहा होगा। तो जितना भी इनकम रिसीव हुई इन्वेस्टमेंट पे, वो आपके पास आ गई, ठीक है ना। इनफ्लो है, आपका पैसा आ रहा है, रिसीट है। आपने किसी को लोन एडवांस दिया तो पैसा जा रहा है। कल को वो बंदा आपको पैसे वापस करेगा तो उसके पैसे रिसीव हो गए, या उसके ऊपर वो आपको ब्याज देगा तो वो आपकी रिसीट होगी। फिर कई बार हमारे पास बिजनेस के अंदर जो है पैसा आता है। हम पैसा कहां से रेज करते हैं? हम कहते हैं हमने लोन लिया, हमने डिबेंचर्स इशू करे, हमने शेयर्स इशू करे, हमने प्रेफरेंशियल इशू करे, अलग अलग मॉडल से पैसा आया। अब कल को इनको पैसा वापस करेंगे तो पैसा जेब से जाएगा, या हमारे पास इनको, हमें पैसा इनका यूटिलाइज किया तो इनको ब्याज देंगे, या शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देंगे तो पैसा जेब से जाएगा। तो लोन की रीपेमेंट करना, पैसा गया। लोन के और डिबेंचर्स के ऊपर ब्याज दिया, पैसा गया। डिबेंचर होल्डर्स को जब रिडीम किया तो पैसा गया। इक्विटी शेयर होल्डर्स को जब पैसा देते हैं वापस हम बायबैक बोलते हैं। प्रेफरेंस होल्डर्स को जब वो देते हैं तो अगेन रिडम्पशन बोलते हैं। तो उनका जब पैसा आया तो रिसीव, इशू, मनी रेज। जब दिया जा रहा है तो प्रेफरेंस और डिबेंचर में यूज द वर्ड रिडम्पशन, बट इक्विटी शेयर में बायबैक, तो पैसा दिया जा रहा है। फिर शेयर होल्डर्स को क्या दोगे? डिविडेंड, कोई भी हो सकता है, इंटरिम या फाइनल। तो हमारे पास क्या आ जाएगा अंत में? क्लोजिंग बैलेंस। तो अब यहां पे हमारे पास ये अकाउंट ही एक्चुअली में पूरा चैप्टर है बेटा, पूरा चैप्टर सिर्फ ये अकाउंट है। सिंपली मैंने किया क्या? इनफ्लो और आउटफ्लो डाले, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस डाला तो मेरा अकाउंट बन गया, मेरा अकाउंट बन गया। अब यहां सारे हमने क्या डाले? कहां कहां से पैसा आया, कहां कहां पैसा गया। हम कहते हैं हमने क्या किया इस चैप्टर के लिए, हमने अपने पास इनको, इस अकाउंट को एक्चुअली में जब स्टेटमेंट में कन्वर्ट करने गए तो उसे 3 एक्टिविटीज में डिवाइड कर दिया। हमने इसे 3 एक्टिविटीज में डिवाइड कर दिया व्हाइल मेकिंग द कैश फ्लो स्टेटमेंट। सो हमने कहा कि हमारी 3 एक्टिविटीज होती है। एक होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एक होगी बेटा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और एक होगी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी बेटा कौन सी है? जो हमारी मेन बिजनेस की प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी, मतलब कि कैश सेल, कलेक्शन फ्रॉम डेटर, कैश परचेज, क्रेडिटर को पेमेंट या खर्चे जो पे करे, वो है मेरे प्रिंसिपल बिजनेस, धंधा जो मैं कर रहा हूं। इफेक्टिवली अगर मैं हिंदी बोलूं तो जो मैं धंधा कर रहा हूं वो मेरे पास है प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज, वो आपकी आ गई ऑपरेटिंग। फिर इन्वेस्टिंग क्या हो गया? जो आपने अपने पास कोई फिक्स एसेट्स खरीदे या आपने कोई इन्वेस्टमेंट्स करी किसी कंपनी के शेयर में, वो आपने जो इकट्ठा हुआ वो पैसा था वो आपने लगाया। अब वो या तो और आपने अपने पास जो है पूंजी, हम बोलते हैं इसे पूंजी जो इकट्ठी करी जा रही है, पूंजी इन टर्म्स ऑफ फिक्स एसेट खरीदना, या आपने सरप्लस पैसा बढ़ा था तो चलो यार पैसे से और पैसा कमाते तो आपने इन्वेस्टमेंट कर दी। तो फिक्स एसेट्स का खरीदना और इन्वेस्टमेंट्स का खरीदना और इनका ही बेचना और इनके ऊपर इनकम आना इज योर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स एंड दी इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है ना। तो पहला आ गया धंधा, दूसरा आ गया पूंजी हमारे पास, और तीसरा आ गया बिजनेस में हमें जब पैसा चाहिए होता है तो हमारे पास हम या तो बिजनेस ही जनरेट करके दे रहा है तो ऑपरेशंस में हो गया, या हमें पैसा उठाना पड़ेगा। तो जो ओनर्स ने पैसा डाला, कैपिटल डाली, या मैंने बाहर से लोन लिया, तो जो मैंने बिजनेस के अंदर कैपिटल की फंडिंग करी टू बेसिकली रन द बिजनेस और टू परचेज द एसेट्स, तो वो आ गया एक्टिविटीज दैट रिजल्ट इन चेंज इन साइज एंड कंपोजिशन ऑफ ओनर्स कैपिटल एंड दी बोरिंग्स, तो वो होगी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो ये हमारे पास हमने क्या किया, हमने अपने पास 3 एक्टिविटीज में डिवाइड कर दिया इस अकाउंट को, और फिर मैं बना दूंगा इसकी स्टेटमेंट।
तो हमने क्या किया, पहले इसको 3 एक्टिविटीज में डिवाइड किया और फिर उसी से हमारी क्या बन जाएगी, ये स्टेटमेंट में बन जाएगी। तो ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। तो हमारे पास जो मैंने ये अकाउंट बनाया था, ये अकाउंट ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस को तो छोड़ दो एक बार के लिए, तो जो अकाउंट है इसके अंदर जो डेटर से बेटा पैसा आया, कैश सेल से आया, और जो ट्रेड कमीशन रॉयल्टी आई, ये आ गई ऑपरेटिंग। अब ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी के इनफ्लो है, पैसा कहां कहां से आया बिजनेस में। फिर इन्हीं के आउटफ्लो क्या है, क्रेडिटर्स को देना, परचेजेस, एक्सपेंसेस या इनकम टैक्स। मैं इनकम टैक्स में और डिटेल में बात करूंगा क्योंकि आपके पास दिया। तो ये क्या हो गया, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो। तो ये हो गया मेरे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के इनफ्लो एंड आउटफ्लो। वो आपके पास नोट्स में आप देखेंगे तो ऑन द सेकंड पेज आपके पास ये ऐसा अकाउंट नहीं बना, पर वो सारी आइटम वही लिखी हुई है इनफ्लो आउटफ्लो करके, ठीक है ना। और फिर वो सेग्रीगेट करके भी आएगी, तो डोंट वरी, अभी सिर्फ मेरे पास ध्यान देंगे आप लोग सारे। तो ये मैंने ऑपरेटिंग में बांटा। इन्वेस्टिंग में हमने क्या बोला था, फिक्स एसेट्स खरीदना या बेचना, इन्वेस्टमेंट्स खरीदना। तो इन्वेस्टिंग में हमारे पास ये फिक्स एसेट्स खरीदना, इन्वेस्टमेंट्स खरीदना या किसी को लोन एडवांस देना, तो वो हो गया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का इनफ्लो। और इनका बेचना, आपके पास जो है इनका बेचना या इनके ऊपर इनकम आना, वो हो गया इन्वेस्टिंग का आपके पास इनफ्लो। वो आउटफ्लो हो गया था, ये आपके पास क्या हो गया, इनफ्लो। तो इन्वेस्टिंग का ये हमारे पास आ गया बेटा इन्वेस्टिंग का इनफ्लो। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ये इनफ्लो है, ये हमारा आउटफ्लो है, ठीक है ना। अब आपके पास आ गया जो लास्ट बचा बिजनेस के अंदर जो फंडिंग आई। अब वो लोन लिया, डिवेंचर इशू करे, शेयर्स इशू करे, जो भी है, तो वो आपके पास आ गया। जितना पैसा आपके पास इससे आ रहा है सारा, वो हो गया हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी का इनफ्लो। और जब इनको पैसा वापस दिया या इसके ऊपर जो इनको ब्याज दे रहा हूं या डिविडेंड दे रहा हूं, वो हो गया फाइनेंसिंग का आउटफ्लो। तो ये हो गया फाइनेंसिंग का आउटफ्लो। तो हमने क्या किया, अपने पास इस अकाउंट को 3 हिस्सों में बांट दिया। क्या नहीं डाला, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस, उसी से हम बना देंगे स्टेटमेंट। तो हम अब क्या करते हैं, हम इन एक्टिविटीज को 3 हिस्सों में इन एक्टिविटीज का नेट निकाल लेंगे। मतलब कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी का इनफ्लो माइनस ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का नेट आ गया। ऐसे ही इन्वेस्टिंग का इनफ्लो, इन्वेस्टिंग का आउटफ्लो, और फाइनेंसिंग का इनफ्लो और आउटफ्लो। यहां पे अगर हम अपने पास बात करें, अल्टीमेटली जो मेरा अकाउंट है वो इस तरीके से हो गया, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अल्टीमेटली वो इकट्ठे अगर कर दूं सारी चीजों को, तो ये हिस्से बन गए ना। ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस है, 3 प्रकार के रीस है, 3 प्रकार की पेमेंट्स है आपके पास। तो अब मैं क्या करूंगा, नेट निकाल लूंगा, नेट इनफ्लो माइनस आउटफ्लो कर लूंगा। तो नेट इनफ्लो माइनस आउटफ्लो करूंगा तो उस पर्टिकुलर एक्टिविटी का क्या आ जाएगा, नेट चेंज। इनफ्लो माइनस आउटफ्लो करके वो फिगर प्लस भी हो सकती है, माइनस होता है। प्लस है तो वो बोल रहे थे कैश जनरेटेड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी, माइनस है तो बोलते थे कैश यूज्ड इन दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी। तो उसी में अगर जैसे तीनों एक्टिविटीज का चेंज जो है ऐड करूंगा और उसके अंदर जैसे ओपनिंग कैश इक्विवेलेंट ऐड करूंगा, तो किसके बराबर हो जाएगा, क्लोजिंग। और वो मेरी बन गई कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो अल्टीमेटली हम कैश फ्लो स्टेटमेंट इज नथिंग बट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अकाउंट। जिस अकाउंट को हमने 3 एक्टिविटीज में बांटा, विच इज ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड बेटा फाइनेंसिंग। तो जब हमने ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग में बांटा, तो क्या अगर मेरा तीनों में प्लस आ रहा है तो क्या ये बहुत अच्छी बात है। अगर तीनों एक्टिविटीज में प्लस है, लेट से ओपनिंग में कैश पड़ा था 10, ओपनिंग में कैश पड़ा था 10 और तीनों एक्टिविटीज में प्लस आ रहा है, लेट से 15, ये 20, ये 22, तो लास्ट में क्लोजिंग में आ जाएगा। ये ओपनिंग है, ये ऑपरेटिंग का आया, ये इन्वेस्टिंग का आया, ये फाइनेंसिंग का आया। तो आपके पास बन गया 25, 45 और 67, ये क्लोजिंग है। तो इज इट अ गुड थिंग फॉर कंपनी और बैड। अगर हम बोले पैसा आया अच्छी बात है किसकी, तो इट इज नॉट कि हर हमेशा पैसा आना इज अ गुड। अब अगर इसको इंटरप्रेट करें, ऑपरेटिंग में प्लस होना बहुत अच्छी बात है कि बिजनेस ने जनरेट करके दिया कैश। अब बिजनेस आपका जनरेट करके दे रहा है कैश, तो क्या मुझे इन्वेस्टिंग में अगर प्लस आ रहा है, इसका मतलब पता है क्या है, मैंने अपने फिक्स एसेट बेच दिए, इन्वेस्टमेंट्स बेच दी। तो एक हम जनरल आइडियल बात कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली हमारे सिलेबस में कमेंट करना नहीं है, सिर्फ
स्टेटमेंट बनाना है, पर हम वैसे बात कर रहे हैं। तो इन्वेस्टिंग में प्लस आने का मतलब क्या, आपके फिक्स एसेट का बेचना इज मोर देन योर फिक्स एसेट का खरीदना। तो मैं अगर बिजनेस मुझे पैसा जनरेट करके दे रहा 15 और मैंने बाहर से भी पैसा उठा लिया 22 का, तो क्या मुझे फिक्स एसेट के बेचने की जरूरत है? आंसर इज नो। तो आइडियली किसी ऑर्गेनाइजेशन में होता क्या है, जनरली ऑपरेटिंग में प्लस होता है, फाइनेंसिंग में प्लस होगा, चलो और पैसा उठाया, पर इन्वेस्टिंग में नेगेटिव होगा कि वहां पैसा लगाया। बिकॉज ऑपरेटिंग में तो ट्रिगरिंग पॉइंट प्लस माइनस दोनों है। ट्रिगरिंग का मतलब कहां से शुरुआत हो रही है, पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है रूटीन में, तो ईयर एंड पे आपका प्लस माइनस आ सकता है, जो भी है। इन्वेस्टिंग में ट्रिगरिंग पॉइंट बेचना नहीं है, पहले क्या करोगे, खरीदोगे ना एसेट को, तो पैसा इन्वेस्ट करोगे, तो आउटफ्लो पहले होगा, उसके ऊपर इनकम आएगी, वो इनफ्लो है, या उसको बेचोगे तो पैसा आएगा। और फाइनेंसिंग में ट्रिगरिंग पॉइंट क्या, पहली चीज क्या होगी, पैसा आएगा। फाइनेंसिंग में पहले पैसा आएगा, रेज करोगे और फिर पैसा वापस करोगे बेटा, तो जब वापस करोगे तो वो आउटफ्लो होगा। तो इन्वेस्टिंग में पहले जाएगा बाद में आएगा, फाइनेंसिंग में पहले आएगा बाद में जाएगा। तो मेरे पास वो तीनों एक्टिविटीज का आपके पास बन जाएगा, ठीक है ना। यहां तक हमारे पास बात क्लियर हुई एक बार के लिए। इसी को मैंने अपने पास यहां पे लिखा है इनफ्लो एंड आउटफ्लोज करके, वो सारी चीजें वही लिखी है, ठीक है ना, वो सारी चीजें आपके पास वही है, और ये तीनों एक्टिविटीज आ गई। अब अकेली अकेली बांट दी। अकेली अकेली क्या है, जैसे ऑपरेटिंग की अकेली कौन सी थी, वो जो मैंने वहां पे सेग्रीगेट करी थी वो अकेली आ गई। अब अगर मैं बात करूं ऑपरेटिंग एक्टिविटी के, एक बार जस्ट हम कोशिश करते हैं अपने पास याद रखने की थोड़ी सी एक्टिविटीज को और उसके अंदर आइटम। ऑपरेटिंग के अंदर हमारे इनफ्लो कौन कौन से हैं, हम जनरली बोलते हैं 3, या तो कैश सेल, या कलेक्शन फ्रॉम डेटर, या ट्रेड कमीशन रॉयल्टी। पेमेंट्स कौन कौन से, कैश परचेस, क्रेडिटर्स को पे किया, खर्चे पे करे बिजनेस के चलाने के, वेजेस, सैलरीज, ऑफिस एडमिन खर्चे, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, या इनकम टैक्स पेड। अब इनकम टैक्स में हल्की सी हम और बात कर लेते हैं। इनकम टैक्स पेड हमारे पास अकेला वर्ड अगर लिखा है तो वो क्या है, ऑपरेटिंग है। इनकम टैक्स वर्ड अगर अकेला लिखा है तो वो ऑपरेटिंग है, ठीक है ना। पर अगर वो बोल दे, आपने जैसे फाइनल अकाउंट में हमने सीखा कि डिविडेंड के ऊपर क्या देना पड़ता है, सीडीटी। अब डिविडेंड पेड अपने आप में क्या है, फाइनेंसिंग है, तो डिविडेंड के ऊपर जो सीडीटी दिया वो भी क्या हो गया, फाइनेंसिंग हो गया। जिस एक्टिविटी के अंदर के फायदे नुकसान पे मुझे जो टैक्स देना पड़ रहा है वो उस एक्टिविटी में ही क्लासिफाई किया जाएगा। अकेला वर्ड इनकम टैक्स इज ऑलवेज ट्रीटेड टू बी ओनली फॉर ऑपरेटिंग। अब लेट्स से मैंने फिक्स एसेट बेचा, तो आप इनकम टैक्स में सीखते हैं कैपिटल एसेट को बेचने पे कैपिटल गेन लगता है। अब फिक्स एसेट के बेचने पे जो सरकार को कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ रहा होगा, तो वो किस एक्टिविटी में जाएगा, इन्वेस्टिंग में जाएगा, क्योंकि उसका बेचना इन्वेस्टिंग में आया तो उसका टैक्स इन्वेस्टिंग में जाएगा। तो जिस एक्टिविटी की इनकम पे जो सरकार को टैक्स देना पड़ रहा है वो उस एक्टिविटी में ही जाएगा। इनकम या पेमेंट, जैसे हमने डिविडेंड की बात करी, जनरली अगर अकेला वर्ड इनकम टैक्स लिखा है तो किस में आएगा, वो ऑपरेटिंग में ही आएगा। ये बात हमारे पास क्लियर हुई। देन नोट से बाद में आता हूं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या बोली हमने, आइटम्स याद रखने की कोशिश करते हैं। पहले इसकी परचेज की सीखो, क्योंकि ट्रिगरिंग पॉइंट क्या है, पैसा जाएगा, तो जाएगा कहां का, फिक्स एसेट्स खरीदे, इन्वेस्टमेंट्स खरीदी। इन्वेस्टमेंट्स के खरीदने या फिक्स एसेट के खरीदने में भी जो खर्चा है वो इन्वेस्टिंग में आएगा ना। लेट्स से इन्वेस्टमेंट्स के खरीदने मुझे ब्रोकरेज देनी पड़ी, फिक्स एसेट के खरीदने पे इंस्टॉलेशन का खर्चा देना पड़ा, तो वो उन्हीं की कॉस्ट में ऐड होगा, तो वो किस एक्टिविटी में आएगा, इन्वेस्टिंग में आएगा। या मैंने किसी को लोन एडवांस दिया और इनका बेचूंगा जो पैसा आएगा, या इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर जो इनकम आएगी वो जो पैसा आएगा वो क्या हो गया, इन्वेस्टिंग का इनफ्लो। तो आपके वही आ गया, फिक्स एसेट का बेचना, इन्वेस्टमेंट्स का बेचना, लोन एडवांस का पैसा मिलना, या जो इन्वेस्टमेंट के ऊपर इनकम आई वो इनफ्लो हो गया। और जो जा रहा है वो कब जा रहा है, फिक्स एसेट खरीदे, इन्वेस्टमेंट्स खरीदी, लोन एडवांस किसी को दिया, या जो ब्रोकरेज वगैरह दी खरीदने पे, तो पहले पैसा जा रहा है, उसके बेचने पे जो आ रहा है या उससे जो इनकम जनरेट हो रही है वो इसमें आ गया। और अगर फिक्स एसेट के बेचने पे सरकार को जो टैक्स देना पड़ा वो इन्वेस्टिंग का ही आउटफ्लो आएगा। और फाइनेंसिंग में पहले जो पैसा आ रहा है फंड्स बिजनेस में डालने के लिए, तो वो आ गया जी, इक्विटी शेयर इशू करे कैश में, या प्रेफरेंस, या डिबेंचर्स, या लोन लिया। अब चाहे शॉर्ट टर्म है लॉन्ग टर्म, उससे फर्क नहीं पड़ रहा, तो आपके पास वो आएगा इनफ्लो में। और आउटफ्लो क्या आ गया, जब पैसा वापस करे इक्विटी वालों को बायबैक, प्रेफरेंस शेयर्स का रिडीम कर रहे हैं, डिबेंचर्स का रिडीम कर रहे हैं, लोन की रीपेमेंट करी, इनके ऊपर ब्याज दिया या डिविडेंड दिया, या आपने ब्रोकरेज अंडरराइटिंग कमीशन दी थी शेयर डिबेंचर के इशू पे।
अब जब आप शेयर्स इश्यू करते हो, डिबेंचर इश्यू करते हो, तो कई बार मिनिमम सब्सक्रिप्शन से बचने के लिए आप अंडरराइटर्स के साथ एग्रीमेंट करते हो और आपको अंडरराइटिंग कमीशन देनी पड़ती है। तो वो जो दे रहे हो वो किस वजह से लगा खर्चा बेटा? एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स। तो वो फाइनेंसिंग में ही आउटफ्लो आएगा आपके पास, ठीक है ना, हमारे पास। और यहां पे बात सिर्फ पैसे की हो रही है। पैसे की का मतलब अगर मैंने मशीनरी कैश में खरीदी 2 लाख की, तो मेरी एंट्री मशीनरी टू बैंक बनती है, मशीनरी टू, तो वो इन्वेस्टिंग का आउटफ्लो है। मैंने शेयर्स इश्यू करे कैश, पैसा आया, तो मेरी एंट्री का बनी बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अगर मैंने 10 रुपए का शेयर 15 में इश्यू करा, तो मेरे बैंक में कितना आएगा बेटा? 15, क्योंकि एंट्री का बनी होगी बैंक 15 टू शेयर कैपिटल 10 टू सिक्योरिटी में 5। तो मैं यहाँ पे इश्यू ऑफ शेयर में 10 डालूंगा कि 15 डालूंगा? 15 डालूंगा, क्योंकि जो फिगर बैंक में जा रही है, ठीक है ना। मैंने इन्वेस्टमेंट 2 लाख वाली को 2,50,000 में बेचा, तो मेरा पैसा कितना आया? 2,50,000। तो इनफ्लो 2,50,000 आएगा इन्वेस्टिंग में। तो यहां पे जितना पैसा है, जितना पैसा गया। पर अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे पास मैंने मशीनरी खरीदी और उसके बदले शेयर्स दे दिए, इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश जो बात करते हैं, तो क्या वहां पे पैसा गया? द आंसर इज नो। अब जब पैसा ही नहीं गया, तो क्या मशीनरी का खरीदना और शेयर का इश्यू करना इन्वेस्टिंग में आउटफ्लो और फाइनेंसिंग में इनफ्लो आएगा? द आंसर इज नो, क्योंकि हमारा तो पैसा आया और जो पैसा गया वही आएगा। तो जो ट्रांजैक्शंस में कैश नहीं है, नॉन कैश, वो नॉन कैश ट्रांजैक्शन कहलाई जाती है। लाइक इश्यू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स अगेंस्ट द परचेज ऑफ एसेट। तो एंट्री का बनी एसेट टू शेयर कैपिटल, तो क्या ये कैश फ्लो में दिखेगी? आंसर इज नो। सिमिलरली इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑन कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स, आपने डिबेंचर्स वालों को शेयर्स दे दिए, पैसा नहीं दिया, तो एंट्री का बनी डिबेंचर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो इफेक्टिवली ना पैसा गया ना पैसा आया। या डेप्रिसिएशन एसेट पे चार्ज करना, ऑब्वियसली पैसे की बात नहीं, एसेट का खरीदना, एसेट का बेचना है। डेप्शन तो वैसे भी कहां जाते हैं? पीएनएल में। पीएनएल वाले पार्ट में बाद में आऊंगा। सो नॉन कैश ट्रांजैक्शंस को इग्नोर कर देते हैं व्हाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट, क्योंकि इनके अंदर कैश नहीं। हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अकाउंट बना रहे हैं, मैं बार बार यही बात कर रहा हूं। तो हमारे उसमें जो सी चीजें आएगी हम सिर्फ वही बात करेंगे, और उसको हमने 3 हिस्सों में बांट दिया, विच इज ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। उसी का हम नेट निकालेंगे और अपनी कैश फ्लो बनाएंगे। एक चीज आती है छोटी सी बेटा, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। अब इंटरेस्ट एंड डिविडेंड मिलता किस पे है? जो आपने इन्वेस्टमेंट करी होगी, जो आपने इन्वेस्टमेंट करी होगी। तो इंटरेस्ट डिविडेंड मिलना आपकी कौन सी एक्टिविटी हो गया? इन्वेस्टिंग का इनफ्लो, पैसा आया। अब हमारी फैक्ट्री है जूते बनाने की, तो हमें उसमें जो कैश सेल कलेक्शन फ्रॉम डेटर है, क्रेडिटर्स को जो पे किया, वो सारे ऑपरेटिंग हो गए। मेरे पास सरप्लस पैसा पड़ा था, मैंने किसी कंपनी के शेयर डिवेंचर खरीद लिए, उसके ऊपर इंटरेस्ट डिविडेंड आया, तो वो जो खरीदना था वो मेरा इन्वेस्टिंग था, तो उसके ऊपर जो इनकम आ रही है वो इन्वेस्टिंग होगी। मेरा काम ही लोगों को लोन देना है, आई एम अ फाइनेंशियल एंटरप्राइज, मैं लोगों को लोन ही देता हूं। तो जो मैं लोगों को लोन दे रहा हूं वो तो मेरा मेन नेचर ऑफ बिजनेस है। अब उसके ऊपर जो लोग मुझे इंटरेस्ट देंगे, या मेरा काम ही है कि इन्वेस्टमेंट करना शेयर डिवेंचर्स में, तो उसके ऊपर जो डिविडेंड या इंटरेस्ट की इनकम आएगी वो तो मेरा मेन धंधा हो गया, तो वो मेरा किस में आएगा? ऑपरेटिंग में आएगा। तो यानी कि इंटरेस्ट डिविडेंड रिसीव्ड, अगर आप नॉर्मल एंटरप्राइज हो मतलब नॉन फाइनेंशियल, तो वो इन्वेस्टिंग है। पर अगर आप फाइनेंशियल एंटरप्राइज हो मतलब आपका काम ही वही है, फिर तो वो कौन सी होगी? ऑपरेटिंग हो गई, ठीक है ना। डिविडेंड पेड, आपने जो डिविडेंड दिया, अगर आप नॉर्मल एंटरप्राइज हो, जूते बना रहे हो, तो फाइनेंसिंग। पर अगर आपका काम लोन देना था लोगों को, उस केस में आपने डिविडेंड दिया, डिविडेंड तो दोगे किसको बेटा? शेयर होल्डर्स को। अब शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना इज ऑलवेज अ फाइनेंसिंग, चाहे आप नॉर्मल एंटरप्राइज हो चाहे आप फाइनेंशियल एंटरप्राइज हो, डिविडेंड पेड तो हमेशा क्या है? आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी ही है। सो डिविडेंड पेड इज ऑलवेज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इररिस्पेक्टिव कि आपकी एंटरप्राइज कौन सी है। तो वो बात हमारे पास आती है, और यही चीज हमारे पास यहां पे नोट्स में लिखी हुई है, ये ऑपरेटिंग के नीचे लिखा हुआ है। अगर आप देखेंगे पेज 3 में, इन केस ऑफ अ फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस द फॉलोइंग एक्टिविटीज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है सिंस दे रिलेट टू द मेन रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी ऑफ दैट एंटरप्राइज। तो फाइनेंशियल एंटरप्राइज के केस में जिसका काम है शेयर डिवेंचर खरीदना, लोगों को लोन देना है, उस केस में वो जो चीजें खरीदना बेचना,
या उसके ऊपर जो इनकम आना वो क्या है, ऑपरेटिंग है।